हाय एवरीवन, सो ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 3। इससे पहले वाले पार्ट में हम लिगेंड की क्लासिफिकेशन देख रहे थे। हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड हो चुके थे वहाँ पे, और हमने वहाँ पे एग्जांपल्स भी उसके साथ साथ देख लिए थे। आज हमें थोड़ा सा पार्ट रह गया है बाइडेंटेड लिगेंड का, वही देखते हैं। हमारे जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिमेट्रिक, और जो सेकेंड होता है हमारा होता है एसिमेट्रिक। अगर हम सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल देखें तो हमारा एग्जांपल होता है इथाइलिन डाइएमीन, इसे हम ईएन भी लिख सकते हैं। और इसका एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी हमारी। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब अपने लोन पेयर देते हैं। अगर हम एसिमेट्रिक का एग्जांपल देखें तो हमारा एसिमेट्रिक का एग्जांपल होगा ग्लाइसिन या कुछ ग्लाइसिनेटो, वो बनेगा हमारा NH2 CH2 CO-। यहाँ पे ऑक्सीजन भी दे रहा होता है और नाइट्रोजन भी दे रहा होता है। अगर हम मोर एग्जांपल देखिए हमारे बाइडेंटेड लिगेंड के, तो सिमेट्रिक का एक और एग्जांपल है, वो ये है कुछ CO- CO-। यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे होते हैं हमारे। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो वो होगा हमारा बाईपायरिडीन, इसे हम कुछ इस तरीके से भी बाईपायरिडीन, और इसका एक नोटेशन होता है BPY। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो हमारी स्ट्रक्चर होती है N। हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ये भी देगा ये भी देगा, तो ये हो गए हमारे बाइडेंटेड लिगेंड। अगर हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखें अपनी लिगेंड्स की, तो होता है हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है या बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जो हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो हमारे होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो अभी देखिए, ये हमारे हो गए मोनोडेंटेड लिगेंड। सेकंड होता है इनके पास 2 डोनर एटम होता है, लेकिन दोनों डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हैविंग टू डिफरेंट डोनर एटम। तो क्या होता है, यहाँ पे होते तो 2 डिफरेंट डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे केवल एक ही जो डोनर एटम होता है वो अपने लोन पेयर देगा। दोनों एक साथ अपने लोन पेयर नहीं देते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं द मोनोडेंटेड लिगेंड हैविंग 2 डिफरेंट donor atom that can coordinate, जो कि कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल के साथ, टू मेटल आयन टू आइदर ऑफ डोनर एटम। मतलब जो कि अपने जिसके पास होते तो 2 डिफरेंट एटम है, लेकिन वो किसी भी एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है, मतलब केवल एक ही एटम्स के लोन पेयर एक टाइम में डोनेट करेगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा SCN। यहाँ पे क्या है, हमारा S जो है उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजन है उसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट करता है। अब हमें देखना है कि किस टाइम पे कौन कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करेगा, और ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसमें नाइट्रोजन नहीं करेगा, सल्फर करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। इस प्रिंसिपल में ये होता है कि जो हार्ड स्पीसीज होती है वो हार्ड के साथ ही इंटरेक्ट करती है, और जो सॉफ्ट स्पीसीज होती है वो सॉफ्ट के साथ ही इंटरेक्ट करना पसंद करती है। अब जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो हमारा हार्ड है। हार्ड किस तरीके से, एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कंपैरिजन में ज्यादा है, सेकंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो हमारे जो हार्ड स्पीसीज होती है, अगर हम उन्हें लिखें तो हार्ड स्पीसीज होते हैं हमारे वो जिनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई होती है, और जो उनका साइज होता है वो स्मॉल होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन का साइज सल्फर के कंपैरिजन में स्मॉल छोटा है, तो क्या होगा, ये हमारा हार्ड होगा। थर्ड क्या होता है, इनकी ऊपर जो चार्ज होता है वो हाई होता है, तो हो गया हमारा हार्ड स्पीसीज।
और अगर हम सॉफ्ट स्पीसीज के बारे में देखें तो सॉफ्ट स्पीसीज होगी हमारी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजेबल लो होगी। सेकंड, उनका साइज जो होगा वो लार्ज होगा। और थर्ड जो होगा उनका चार्ज जो होगा वो भी कम होगा। तो यहाँ पे हमारा सल्फर क्या है, सल्फर का हमारा साइज जो होता है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है। दूसरा, इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है। और थर्ड जो बात है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम है। तो ये हमारी क्या हुई, सॉफ्ट। अब अगर हमारे पास कोई जैसे CO3 पॉजिटिव है और उसे इस वाले कंपाउंड के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना है, तो हमारा CO3 पॉजिटिव क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा CO है उसका भी साइज, कोबाल्ट जो होता है उसका भी साइज स्मॉल है, ऊपर से इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हायर चार्ज है। और थर्ड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। और अगर हमारे पास Ag+ आता है हमारा, तो Ag जो है वो सॉफ्ट कहलाता है, सॉफ्ट मेटल कहलाता है। क्यों? क्योंकि Ag का साइज भी बड़ा होता है, इसके ऊपर चार्ज भी इतना नहीं है। तो अगर हमारा Ag के साथ कोई कंपाउंड बनना होगा तो वो सल्फर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब क्या होगा देगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जो कि एक टाइम पे अपने एक ही 2 डिफरेंट एटम में से केवल एक ही एटम से कोऑर्डिनेट करवाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें ग्लाइसिन का, CO- यहाँ पे होता है हमारा NH2। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है या नहीं है, तो ये हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम तो है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइसिन करवाता है वो दोनों एक साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। मतलब ये क्या हुआ, हमारा बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे जो 2 डोनर एटम है वो साथ साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब दोनों एक साथ ही अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ हमारे एम्बिडेंटेड लिगेंड का, तो वो होगा हमारा SO3-। यहाँ पे हमारा जो है S के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 डिफरेंट डोनर एटम है, सल्फर भी जो है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी अपने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो भी दे सकता है। तो ये जो होगा हमारा एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब जो 4 टाइप है हमारे लिगेंड्स का, वो है हमारा ब्रिजिंग लिगेंड। ये जो है कोऑर्डिनेशन में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हमारा जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज होगा, तो अभी पढ़ लेते हैं। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है इसके ऊपर शुड हैव एटलीस्ट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, अगर हमारा कोई ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसके ब्रिजिंग लिगेंड होने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन यह है कि उसके पास कम से कम 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। अगर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है हमारा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव कैसे, क्योंकि हमारे इसके पास जो है इस तरीके से होगा। अगर हम दिखाएं इसे तो ये कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे हमारा Cl हो गया, इसके पास अपने लोन पेयर है, ये अगर बनाएगा तो 2,5, और ये ऐसे भी दे सकता है इसे कुछ CONH3,5। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्रिजिंग लिगेंड का वर्क कर रहा है एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा NH3 है, क्या वो ब्रिजिंग लिगेंड्स है, तो हमारा NH3 ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, और ब्रिजिंग लिगेंड होने के लिए कंडीशन है कि कम से कम 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड एग्जांपल हमारा ब्रिजिंग लिगेंड का हो सकता है H2O। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एज अ ब्रिज काम कर सकता है। तो ये हमारा होगा, हमारा जो वाटर है वो भी एज अ ब्रिजिंग लिगेंड वर्क कर सकता है। अब जो हमारा 5th टाइप आता है वो आता है हमारा चिलेटिंग लिगेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होती है। जो हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, सबसे पहले तो इसमें लिखिए, ये जो होते हैं साइक्लिक नहीं होते हैं, नॉन साइक्लिक। मतलब सबसे पहले लिखो साइक्लिक और इस पे लगाओ एक क्रॉस, ये साइक्लिक नहीं होते हैं। नंबर 2 अगर हम इसे लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें, तो ये हो सकता है हमारा नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड होते हैं। ये पॉलीडेंटेड में कुछ भी आ सकता है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या हेक्साडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो कि दैट फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर
ऑन कोऑर्डिनेशन विद मेटल। क्या मतलब हुआ इसका? मोनो जो नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड जो कि रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें, जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करें तो वो क्या होता है? हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स। ये पहले साइक्लिक नहीं होते हैं, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं मेटल के साथ तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें इसके, तो हमारा एग्जाम्पल चिलेटिंग लिगेंड्स का एग्जाम्पल है तो होगा हमारा टेट्राडेंटेट। चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल है तो होगा ट्राइइन। ट्राइइन का कुछ और नाम होता है हमारा ट्राई एथिलीन, टेट्राएमीन। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से NH2 CH2 CH2 NH सॉरी यहाँ पे आएगा NH2 CH2 CH2 NH2। तो क्या होगा यहाँ पे? ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। 4 नाइट्रोजन है तो 4 जगह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो सकता है। तो ये हो गया हमारे टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर हम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की बात करें, हेक्साडेंटेट, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा EDTA। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए हम पहले लिख लेते हैं, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है इसका। तो पहले तो हमारा इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट यानी CH2CO माइनस CH2CO माइनस, और इसी तरीके से बनेगा हमारा CH2CO माइनस एंड CH2CO माइनस। अब ये हेक्साडेंटेट किस तरीके से है? यहाँ पे नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन दे सकता है और ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन है जो दे सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा हेक्साडेंटेट का। अब अगर हम चिलेटिंग लिगेंड्स का एग्जाम्पल देखें कि उसका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा होता है, तो एग्जाम्पल है इसका हमारे पास COAN का थ्राइस N3+। एथिलीन डाईएमीन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है कोबाल्ट के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बन सकता है, ऐसे बना सकते हैं हम NH2 NH2 CH2 CH2। देखिए कोऑर्डिनेशन के बाद एक रिंग फॉर्म कर रहा है ना, NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसे दे दे इसने, फिर NH2 CH2 CH2 देन NH2 और ये हो गया। ये अपने कोऑर्डिनेशन के बाद इसने एक रिंग फॉर्म कर लिया। तो ये हो गया हमारा एक चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल। हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CON N N N N N। 6 जो टाइप आता है हमारा वो होता है हमारा मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। अगर हम मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स को लिखें तो ये क्या होता है? एक तो साइक्लिक होते हैं जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दूसरा ये होते हैं पॉलीडेंटेड। इसका एग्जाम्पल होता है, सबसे फेमस एग्जाम्पल जो इसका हुआ है क्राउन ईथर और पोरपायरिन रिंग, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे बायो इनऑर्गेनिक में। क्राउन ईथर का अगर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। मतलब पहले से ही इस पे रिंग बन रही है और जब ये कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू द मेटल तभी भी ये रिंग फॉर्मेशन ही करेगा। अदर एग्जाम्पल्स के हो सकते हैं क्लोरीन रिंग और कोरीन रिंग। तो ये हो गया हमारा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पूरा। ये बिल्कुल बेसिक ही पार्ट था। कल जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। ये हमारी कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल फर्स्ट थ्योरी है। स्टार्टिंग की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यहाँ से होती है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है। कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे समझने की है। मैंने जो थे 1913 में हमें ये बताया कि हमारे पास 2 चीज होती हैं, एक मेटल और एक होता है लिगेंड। और जो मेटल्स होती है उसकी 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी
एक होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। जो अगर हम इसे अभी जो हमने पढ़ रखा है उसके टर्म में देखें या अब जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में देखें, तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो उसका कहलाता है हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमारी वो डिसाइड करती है हमारी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो आयनाइजेबल होती है। ये मैं आपको बहुत बेसिक आइडिया दे रही हूँ ताकि अगर आप कोई बेसिक सा क्वेश्चन आया, अगर यहाँ से आता है तो बेसिक ही क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाओ। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएं तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है Cl3, तो क्या होगा, ये जो है हमारी बाहर वाली जिसे हम कहते थे आयनाइजेशन स्फीयर, वो हमारा हो गया प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो है हमारा ये हो गया हमारा सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर हम इसे तोड़ें तो अगर हम इसे आयनाइज कराएं या एक सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है कुछ NH3 ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उसके एक्टिव सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, उसके जो डिसोसिएशन होगा वो सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर जो होता है या आयनिक स्फीयर कह ले तो उसका ही होता है, वही जो है वो ही अपने आयंस में टूटता है। जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होता है वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसका तो क्या होगा हमारा CO NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है 3 4 5, और यहाँ पे हो गया हमारा NH3, तो ये होगा हमारा Cl3। तो ये जो हमारा Cl3 है ये क्या होगा, डज नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो बाहर वाला पार्ट है हमारा पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री। तो एक क्वेश्चन था जो हमारा गेट 2019 में आया था कुछ इस तरीके से, COCl3 था यहाँ हमारे पास और 6NH3 था, और उसमें हमने AgNO3 जो डाला था वो हमारा एक्सेस में डाला था। तो अगर हम इसकी पॉसिबिलिटीज देखें, जो हमारा COCl3 6NH3 है वो किस किस तरीके से बन सकता है, कुछ इस तरीके से बन सकता है ना, CONH3 का 6 इस पूरे आ जाए, ये Cl3 है वो टोटली बाहर चला जाए। अगर हम इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे एक्सेस में तो क्या होगा, जो Cl3 है वही हमारा जो Ag के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा। हमें पता है कि अगर AgNO3 कि हम किसी क्लोराइड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, तो हमारा क्या होगा 3AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा व्हाइट कलर का, क्योंकि 3Cl है तो 3Ag के साथ ही रिएक्ट करके 3AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके है CONH3 5 और Cl और Cl2 बाहर है, तो अगर हम अब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं इसकी एक्सेस में तो क्या होगा, अंदर वाले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये तो आयनाइज होंगे नहीं, होंगे सिर्फ बाहर वाले होंगे। तो बाहर वाला ये जो Cl2 ये जो 2Cl है ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा सिर्फ 2AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा। अब थर्ड जो हम देखते हैं वो हमारा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, NH3 4 Cl2 और बाहर सिर्फ एक ही Cl रह गया, तो क्या हुआ AgNO3 एक्सेस में ही डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाले तो ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ बाहर वाला Cl जो है वो AgNO3 के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हमारा बनेगा मतलब सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा। इसी तरीके से